हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 2 स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। तो इस यूनिट के हम लोग पहुंच गए हैं लास्ट पॉइंट पर, यानी जो हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आज की क्लास में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने पीछे वाले वीडियो नहीं देखे तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको डेली ये बताते हैं कि जो हमारी यूनिट है वो आपस में कनेक्ट है, यानी टॉपिक वाइज टॉपिक आपस में लिंक है। यानी कि अगर जब तक आपको पीछे वाली टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर नहीं होंगे तो आप अचानक से ये जो टॉपिक हैं आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आप पीछे से एक क्रम से इनको रिवाइज कीजिएगा, इनको पढ़िएगा जो हमारे लेक्चर्स दिए हुए हैं। तो आज की यूनिट में यानी कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं जो वन डे ग्राफ जनित्र है उसके बारे में, और जो बचे हुए अन्य टॉपिक्स हैं यानी आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, उसका जो फार्मूला है, जो डेरिवेशन है, उन सभी के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और संधारित्रों के संयोजन, किस प्रकार से संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और किस प्रकार से संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इन सभी के बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ा था। उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे हम, जो हमारे बचे हुए टॉपिक्स हैं, जो आगे के टॉपिक्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है वन डे ग्राफ जनित्र। तो इसकी पहले हम सिद्धांत देखेंगे, वन डे ग्राफ जनित्र के बारे में पढ़ेंगे, सिद्धांत देखेंगे, फिर इसकी रचना, क्रियाविधि, फिगर के माध्यम से, जो इसका यानी कि बुक वाला फिगर है जो हम बुक में देखते हैं, यानी जो आंतरिक संरचना, और फिर हम देखेंगे इसकी बाह्य संरचना यानी कि एक्सटर्नल इमेज, इसकी एक्चुअल इमेज जो होती है उसके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है वन डे ग्राफ जनित्र। तो वन डे ग्राफ जनित्र का जो आविष्कार है वो किया था वैज्ञानिक थे वन डे ग्राफ। वन डे ग्राफ ये वैज्ञानिक का नाम है, उन्हीं ने अपने नाम पर इसका नाम रखा है वन डे ग्राफ जनित्र। तो इन्होंने सन 1931 यानी सन 1931 में इन्होंने एक ऐसे स्थिर वैद्युत जनित्र की रचना की थी जिसकी सहायता से अति उच्च विभव उत्पन्न किया जा सकता है। तो वन डे ग्राफ जनित्र का मेन कार्य क्या होता है, तो इसका मेन वर्क होता है उच्च विभव उत्पन्न करना। तो इससे उच्च विभव उत्पन्न किया जाता है। और ये कितना विभव होता है, तो ये लगभग 10 की पावर 6 वोल्ट, 10 की पावर 6 वोल्ट तक का से जो विभव है वो उत्पन्न किया जा सकता है। और इस वोल्टेज के फलस्वरूप जो वैद्युत क्षेत्रों का उपयोग है वो क्या किया जाता है, इसका उपयोग आवेशित कणों जैसे कि हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आयन, इन सभी को त्वरित करके इनकी ऊर्जाओं में वृद्धि करने के लिए भी किया जाता है इसका उपयोग। तो ये हमने जान लिया किसने इसकी खोज की थी, कब की थी, और यानी इसका आविष्कार किया था, खोज नहीं की थी, इसका आविष्कार किया था वन डे ग्राफ जनित्र का वैज्ञानिक थे वन डे ग्राफ 1931 में। और इसका उपयोग किया जाता है उच्च विभव उत्पन्न करने के लिए, लगभग 10 टू द पावर 6 वोल्ट का विभव इससे उत्पन्न किया जाता है। और जो आवेशित कण है यानी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, आयन है, अल्फा कण है, इन सभी को त्वरित करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके सिद्धांत के बारे में कि क्या है इसका कॉन्सेप्ट। ये दो सिद्धांतों पर कार्य करता है, दो स्थिर वैद्युत घटनाएं हैं उन पर आधारित है ये जो जनित्र है यानी वन डे ग्राफ जनरेटर है जो। तो पहला सिद्धांत इसका क्या है, पहला सिद्धांत इसका ये है कि किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। यानी अगर कोई आवेशित चालक है तो उससे वैद्युत का विसर्जन सबसे ज़्यादा यानी सबसे पहले किससे होगा, उसके नुकीले सिरों से। तो अगर हम किसी आवेशित चालक का जो सिरे हैं वो अगर नुकीले कर देते हैं तो नुकीले सिरों से जो वैद्युत विसर्जन होता है वो अधिक मात्रा में होता है। प्राथमिकता यही होती है कि उसके नुकीले सिरों से जो वैद्युत विसर्जन है वायु में वो ज़्यादा होता है। और इसका दूसरा सिद्धांत है जिस पर ये कार्य करता है वन डे ग्राफ जनरेटर। तो दूसरा सिद्धांत ये है कि खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है। यानी अगर कोई चालक कैसा है, कोई खोखला चालक है, खोखला गोला है, जो कि आगे हम फिगर में देखेंगे, और वन डे ग्राफ जनित्र में खोखला गोला ही लिया जाता है। तो खोखले चालक का आवेश कहाँ पर होता है, उसके एक्सटर्नल सरफेस पर होता है यानी कि बाहरी पृष्ठ पर। तो बाहरी पृष्ठ पर क्या होता है, खोखले गोले का आवेश कहाँ पर होता है, बाहरी पृष्ठ पर होता है। कोई खोखला चालक है, कोई खोखला गोला है, तो उसका जो आवेश होगा उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है यानी एक्सटर्नल सरफेस पर वहाँ पर प्रेजेंट होता है। जो
आवेश है। तो इन दो सिद्धांतों पर ही कार्य करता है जो वान डे ग्राफ जनित्र है। तो कहीं पर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको वान डे ग्राफ जनित्र के बारे में लिखना है। लैंग्वेज आप खुद ही बनाएंगे, आप स्वयं ही आपको लैंग्वेज बनाना है। यहाँ पर हमने पॉइंट बता दिए हैं कि इसका आविष्कार वैज्ञानिक वान डे ग्राफ ने सन 1931 में किया था और इसका उपयोग उच्च विभव जो कि होगा लगभग 10⁶ वोल्ट उत्पन्न करने में किया जाता है तथा इसका अन्य प्रयोग आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, आयन है, इन सभी को त्वरित करने में भी किया जाता है। तो ये हो गया वान डे ग्राफ के बारे में। फिर लिखेंगे इसका सिद्धांत। तो सिद्धांत ये दो सिद्धांतों पर कार्य करता है। एक सिद्धांत है किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। और दूसरा क्या है, दूसरा सिद्धांत है कि किसी खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है। तो इन दो सिद्धांतों पर ये वर्क करता है। अब देखते हैं इसकी रचना क्या होती है और क्या होती है इसकी क्रियाविधि। तो देखते हैं वान डे ग्राफ जनित्र की जो रचना है उसके बारे में। तो क्या होता है, इसमें एक धातु का बड़ा गोला एस, ये आप देख सकते हैं धातु का बड़ा गोला एस लेते हैं। तो ये है इसकी इंटरनल इमेज जो हमको बुक में देखने को मिलती है। और जो इसकी एक्चुअल इमेज, एक्सटर्नल इमेज होती है उसके बारे में हम आगे देखेंगे। उसको केवल एक रचना है, उससे हम उसकी अंदर की जो रचना है, क्रियाविधि है, उसको समझ नहीं सकते उसकी एक्सटर्नल इमेज से, यानी कि एक्चुअल इमेज से। इसीलिए यहाँ पर इंटरनल इमेज ली जाती है। हमने आपको पहले भी बताया है, यही हमने कैपेसिटर में आपको बताया था कि वहाँ पर जो हम अध्ययन करते हैं, जो हम स्टडी करते हैं, वो एक्सटर्नल इमेज की, इंटरनल इमेज की करते हैं, क्योंकि हमको उसके अंदर की जो क्रियाविधि रचना है वो हमको यहाँ पर पढ़नी होती है, ना कि उसकी एक्सटर्नल इमेज, एक्चुअल इमेज। तो यहाँ पर क्या होता है, एक धातु का बड़ा गोला एस होता है जो कि दो स्तंभों द्वारा सदा हुआ होता है। तो ये दो स्तंभ हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों स्तंभों के द्वारा सदा हुआ है। एक ये बड़ा गोला, इसको हमने नाम दे दिया एस नाम का गोला, यानी एस गोला है जो दो अचालक स्तंभ हैं उन पर सदा हुआ है। और इसमें एक रबड़ अथवा सिल्क की एक बेल्ट होती है जो घिरनियों P1 और P2 द्वारा एक वैद्युत मोटर की सहायता से चलाई जाती है। तो एक ये हमने ले ली रबड़ बेल्ट, यहाँ पर लिखी हुई है, ये रबड़ बेल्ट हमने ले ली जो कि P1 और P2 दो घिरनी है। ये जो घिरनी है इसमें मोटर लगी हुई है, इस घिरनी में मोटर लगी हुई है, यानी मोटर के द्वारा ये घिरनी घुमाई जाती है जो P1 घिरनी है। और इसके बीच में हमने एक बेल्ट लगा दी, ये जो बेल्ट है ये रबड़ की बेल्ट है, दोनों घिरनियों को आपस में कनेक्ट करती है, यानी जो P1 घिरनी और P2 घिरनी है दोनों को आपस में कनेक्ट करती है। रबड़ की ले सकते हैं या सिल्क की बेल्ट है। अब क्या है, यहाँ पर नीचे जो C1 आपको देखने को मिल रहा है ये एक नुकीला सिरा है, यानी नुकीला हम लेंगे इसको जो कि है C1। तो ये क्या होगा, अति उच्च विभव वाले स्रोत से जोड़ा गया है, जो जिसका कितना विभव है, ये विभव है 10 किलो वोल्ट, या इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 4 वोल्ट। लगभग 10 की पावर 4 वोल्ट के डीसी उच्च विभव वाले डीसी स्रोत के धन टर्मिनल से इसको हम जोड़ देते हैं। और जो दूसरा नुकीला सिरा है, दूसरा नुकीला सिरा C2, इसको हम किससे कनेक्ट कर देते हैं, इसको हम S के आंतरिक पृष्ठ से कनेक्ट कर दिया हमने। ये बड़ा गोला S है, इसके आंतरिक पृष्ठ से हमने C2 को कनेक्ट कर दिया, ये है C2, तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया इसके आंतरिक पृष्ठ से। और यहाँ से यहाँ पर हमने एक अति उच्च विभव वाले स्रोत जिसका की विभव होगा लगभग 10 की पावर 4 वोल्ट, इससे हमने कनेक्ट कर दिया, इसके धन टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया नुकीले सिरे C1 को। तो ये सिरा नुकीला ही होना चाहिए, क्योंकि हमने सिद्धांत में अभी क्या पढ़ा कि जो वैद्युत विसर्जन है वो नुकीले सिरे से प्राथमिकता से होता है, सबसे ज़्यादा नुकीले सिरे से हमको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इसकी ये रचना है। तो ये हो गई इसकी क्या रचना, कि किस प्रकार से इसको अरेंज किया गया है वो हमने यहाँ पर देखा। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे हम इसकी क्रियाविधि के बारे में। तो आपको जैसा फिगर बनाना है इसी प्रकार से आपको फिगर बनाना है, फिर उसकी लैंग्वेज को लिखना है रचना को। तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप फिगर के माध्यम से ही इसकी लैंग्वेज को लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं किस प्रकार से ये वर्क करता है, इसका जो कार्य होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो सभी चीज़ें अरेंज हो गई यहाँ पर। अब क्या होगा, जब नुकीले सिरे C1 को अति उच्च विभव दिया जाएगा, यानी इतना जो विभव है इस नुकीले सिरे C1 को जब उच्च विभव दिया गया तो तीक्ष्ण बिंदुओं की क्रिया द्वारा इसके स्थान पर क्या उत्पन्न होंगे, आयन उत्पन्न होंगे। जब ये बेल्ट है, ये बेल्ट वैद्युत मोटर के द्वारा घूम रही है और इस पर ये नुकीला सिरा जुड़ा हुआ है, तो जब इसमें क्या होगा, इसमें विसर्जन होगा, यानी कि जब इसमें घर्षण लगेगा यहाँ पर
तब क्या होगा, यहाँ पर आयन उत्पन्न होंगे और धन आयन व नुकीले सिरे C1 के बीच प्रतिकर्षण के कारण यहाँ पर क्या होगा, धन आयन और यानी कि C1 के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, जिसके कारण धन आयन जो होंगे वो बेल्ट पर चले जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, ये जो पॉजिटिव है यानी कि ये धन आयन है, ये कहाँ पर, ये बेल्ट के सहारे ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो इस दिशा में ये सभी चले जाएंगे। बेल्ट के सहारे ये धन आयन बेल्ट पर चले जाते हैं और गतिमान बेल्ट द्वारा ये आयन ऊपर ले जाए जाते हैं, तो ये आयन ऊपर की ओर चले जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर लगा हुआ है नुकीला सिरा C2, तो यहाँ पर C2 के तीक्ष्ण सिरे बेल्ट को छूते हैं, तो ये जो नुकीले सिरे हैं किसके, C2 के, ये भी बेल्ट को टच कर रहे हैं। तो यहाँ से C1 से धन आयन चले और ऊपर बेल्ट के सहारे जाते हुए ये जब C2 के पास पहुँचते हैं, तो जब ये C2 के पास पहुँचते हैं तो ये जो C2 होता है ये इस बेल्ट के धन आवेश को क्या कर लेता है, एकत्रित कर लेता है, और ये एकत्रित करके अपने पास तो रखेगा नहीं, ये एकत्रित करके इसे, ये क्योंकि ये जुड़ा हुआ है कहाँ से, उस गोले के आंतरिक पृष्ठ से जुड़ा हुआ है, और जब आंतरिक पृष्ठ से जुड़ा हुआ होगा तो ये पूरा धन आयन वाला आवेश लेकर कहाँ दे देगा, इसके आंतरिक पृष्ठ पर दे देगा वहाँ पर। यानी ये धन आवेश क्या होते हैं, गोले एस के आंतरिक पृष्ठ से जुड़ा हुआ है, तो ये उस गोले के बाहरी पृष्ठ पर स्थानांतरित हो जाते हैं। और बाहरी पृष्ठ पर क्यों स्थानांतरित हो जाते हैं, हमने अभी आपको पढ़ाया पीछे सिद्धांत को आप याद कीजिएगा। सिद्धांत में हमने आपको क्या बताया था कि जो खोखले गोले यानी खोखले आवेशित गोले या खोखले चालक का जो आवेश होता है उसके बाहरी पृष्ठ पर एकत्रित होता है, तो इसीलिए ये जो धन आयन होंगे ये इसके बाहरी पृष्ठ पर, ये आप देख सकते हैं, ये बाहरी पृष्ठ पर सारे धन आवेश यहाँ पर एकत्रित हो गए। इस गोले एस के, इस बड़े गोले एस के बाहरी पृष्ठ पर सभी स्थानांतरित हो जाते हैं जितने भी धन आवेश हैं। और क्योंकि बेल्ट जो है वो बराबर घूमती रहती है, तो ये धन आवेश ऊपर की ओर ले जाती है और नुकीले सिरे C2 द्वारा एकत्रित कर लिया जाता है और ये गोले के बाहरी पृष्ठ पर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, गोले इसका बाहरी पृष्ठ निरंतर धनावेश प्राप्त करता रहता है और इसका विभव क्या हो जाता है, अति उच्च हो जाता है। तो ये जो गोले एस का बाहरी सिरा है तो इसको धनायन बराबर मिलते रहेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रतिकर्षण के द्वारा धनायन उत्पन्न होते रहेंगे और ये बेल्ट के सहारे ऊपर जाते रहेंगे और C2 में पहुँचते रहेंगे और C2 के द्वारा ये जो धन आवेश हैं ये गोले के बाहरी पृष्ठ पर स्थानांतरित होते रहेंगे। धन आवेश पहुँचता रहेगा तो यहाँ पर जो विभव होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अति उच्च विभव। तो यहाँ पर अति उच्च विभव जनरेट हो जाएगा। और क्या होगा, जब गोले एस का विभव बहुत अधिक हो जाता है, यानी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर विभव का जो मान है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो निकटवर्ती वायु की परावैद्युत तीव्रता यानी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, टूट जाती है और आवेश का निकटवर्ती वायु में क्षरण होने लगता है, लीकेज होने लगता है। तो ये जो आवेश होता है, ये जो निकटवर्ती वायु होती है, इसी में ये जो आवेश है इसका इसी में क्षरण होने लगता है, लीकेज होने लगता है। जो आवेश है वो वायु में जाने लगता है, वायु में वहाँ पर विसर्जित होने लगता है, उसका क्षरण होने लगता है। तो अधिकतम विभव की स्थिति में आवेश को क्षरण होने की दर गोले पर स्थानांतरित आवेश की दर के बराबर हो जाती है। तो क्या हो जाता है, तो जब बहुत अधिक विभव हो जाता है यानी मैक्सिमम, जब मैक्सिमम पोटेंशियल हो जाता है यानी बहुत ही अधिक उच्च विभव हो जाता है, तो क्या हो जाता है, तो आवेश की क्षरण होने की जो दर होती है वो गोले पर जो आवेश स्थानांतरित किया जा रहा है उसके बराबर हो जाती है। तो इस अगर आवेश को हमको क्षरण रोकना है तो हम क्या करेंगे, हम इस जनित्र को या तो किससे कनेक्ट कर दें, या तो हम इसको पृथ्वी से कनेक्ट कर दें। अगर हम इसको पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे तो जितना भी उच्च विभव होगा या जो उच्च आवेश होगा ये सभी पृथ्वी में चला जाएगा, तो वहाँ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। पृथ्वी का विभव होता है वो होता है शून्य, तो कितना भी आवेश उसको दे दें कोई भी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर हमको क्षरण को रोकना है, आवेश के क्षरण को रोकना है, तो हमको इसको पृथ्वी से संबंधित करना होगा, या हम इसको उच्च दाब पर वायु भरे टैंक में रख दें या तो पृथ्वी से कनेक्ट कर दें। दो हमारे पास उपयोग, यानी दो हमारे पास यहाँ पर उपाय होते हैं आवेश के क्षरण को रोकने के लिए। तो ये बेसिकली इसकी थी कार्यविधि, यानी कि किस प्रकार से वर्क करता है, तो इसी प्रकार से वर्क करता है। सीधी सी बात है, यहाँ पर हम जब इसको एक स्रोत से जोड़ते हैं तो यहाँ पर प्रतिकर्षण के कारण क्या होता है, आपस में धनायन उत्पन्न होते हैं। धनायन बेल्ट के सारे ऊपर जाते हैं, C2 के द्वारा एकत्रित करके बाहर
स्थानांतरित हो जाते हैं गोले इसके बाहरी पृष्ठ पर। और यहाँ पर जब धन आयन बराबर मिलते रहते हैं तो इसका विभव क्या हो जाता है, अति उच्च हो जाता है, बहुत अधिक विभव हो जाता है। और अधिकतम विभव की स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर जो आवेश का निकटवर्ती वायु में आवेश का लीकेज होने लगता है, क्षरण होने लगता है। तो इसके क्षरण को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इस जनित्र को पृथ्वी से संबंधित कर दें, यानी अर्थ से कनेक्ट कर दें, या तो हम उच्च दाब पर वायु भरे टैंक में इस जनित्र को रख दें, इस जनरेटर को रख दें। तो ये दो उपाय हैं अगर हमको आवेश के क्षरण को रोकना है। और वान डे ग्राफ जनित धन आवेशित कणों को अति उच्च वेग तक त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यही रीजन है इसका कि अगर हमें किसी धन आवेशित कण को अति उच्च वेग तक त्वरित करना है तो हम इसी का यूज करते हैं। हमने पीछे पढ़ा भी, हम कहाँ पर, अति उच्च विभव उत्पन्न करने के लिए और धन आवेशित कणों को उच्च वेग तक त्वरित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो दो जगह इसका प्रयोग होता है। तो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझा। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा भी गया है। एक लॉन्ग के रूप में ये आता है क्योंकि सबसे पहले होती है इसके बारे में, यानी सबसे पहले इसकी डिफिनीसन क्या होती है वान डे ग्राफ जनित्र के बारे में थोड़ा सा हम लिखेंगे, इसके परिचय, और फिर इसके सिद्धांत के बारे में, फिर होती है इसकी रचना विथ फिगर, और फिर उसके बाद इसकी कार्यविधि ये किस प्रकार से वर्क करता है। तो ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आपको अच्छी तरीके से इसी तरीके से लर्न रखना है और आपको ये फिगर भी कई बार बनाकर प्रैक्टिस करना है जिससे आप इसको एग्ज़ाम में बना सकें। और कुछ भी कठिन नहीं है, इस फिगर में आप बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं और उसी के हिसाब से, फिगर के हिसाब से आप इसकी लैंग्वेज को भी लर्न रख सकते हैं या समझ सकते हैं। तो ये तो थी यानी ये तो था हमारा वान डे ग्राफ जनित्र और इसकी इंटरनल इमेज देखी। अब कुछ एक्सटर्नल इमेज देखते हैं, एक्चुअल इमेज देखते हैं इसकी जिनका हमारी परीक्षा से या हमारे क्वेश्चन से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि हमको कहीं भी एक्सटर्नल इमेज बनानी नहीं पड़ती है। उसकी जो एक्चुअल इमेज है वो कहीं भी बनानी नहीं होती, हमको केवल और केवल यही वाली इमेज याद रखनी है जो इसकी इंटरनल इमेज होती है, जो हमारी बुक में बनी हुई होती है। तो ये देखिएगा, ये भी है वान डे ग्राफ जनित्र जो इसकी एक्चुअल इमेज है। शायद आपने नहीं देखी हो, आप बुक में ही केवल देखते हो। इसकी जो एक्चुअल इमेज होती है वो इस प्रकार से होती है, आप देख भी सकते हैं। ये अंदर बेल्ट लगी हुई जो वहाँ पर हमने आपको बताई, और ये गोला ऐसे पूरा गोला एस दिया हुआ है। तो इसी के बाहरी पृष्ठ पर आवेश हमको देखने को मिलता है। और ये मोटर से एक गिरनी ये घुमाई जाती है, तो ये यहाँ पर P1 गिरनी है और ये यहाँ पर P2 गिरनी है। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से इसकी एक्सटर्नल इमेज होती है। और यहाँ पर आवेश जब एकत्रित हो जाता है तो इससे आवेश इस गोले में स्थानांतरित कर लिया जाता है, इसीलिए ये एक संयोजन यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको केवल इसको देखना है, आपने देखा नहीं होगा इसकी जो एक्चुअल इमेज है उसको। अब देखते हैं एक और इमेज इसकी, जो कि है ये भी देखिएगा, ये भी एक इस प्रकार से दिखता है जो वान डे ग्राफ जनित्र है। इस प्रकार से वान डे ग्राफ जनित्र हमको देखने को मिलता है। ये देखिए ऊपर आवेश है, तो यहाँ पर इसने हाथ रखा हुआ है, तो किस प्रकार से आवेश पहुँचता है। तो ये भी एक इसकी एक्चुअल इमेज है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम अगले टॉपिक की ओर, जो कि है आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। यानी ये भी, इसमें भी एक हमको डेरिवेशन और फार्मूला यहाँ से हमको प्राप्त होगा। तो इसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे। आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, तो ये ग्राफ भी बना हुआ है, यानी दो प्रकार से हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं, दो प्रकार से डेरिवेशन करते हैं। अगर एग्जाम में आता है कि आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का निगमन कीजिए या डेरिवेशन अगर इसका करने को आता है, तो आप दो विधियों में से कोई एक से, यानी इसकी दो विधियाँ हैं, दो प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी इसका डेरिवेशन करते हैं। तो दो में से आप किसी एक को ही वहाँ पर हल करेंगे, दोनों को करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी नीड नहीं है वहाँ पर। तो सबसे पहले इसको हम समझेंगे ग्राफ के माध्यम से, फिर हम देखेंगे इसका इंटीग्रल प्रोसेस यानी कि समाकलन वाले प्रोसेस से किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसकी जो डिफिनीसन है उसको हम देख लेते हैं। वो हमको दोनों यानी दोनों प्रकार की, यानी दोनों विधियों में उपयोग करना है। दोनों विधियों में पहले हमको उसकी डिफिनीसन ही लिखनी है कि क्या होती है आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। फिर उसके बाद हमको जो भी विधि हमको आती है अच्छी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, या तो ग्राफ वाली या तो समाकलन वाली, दोनों विधियों में से कोई एक ही हमको सॉल्व करना है। हम यहाँ पर आपको दोनों विधियों से इसको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसकी जो डिफिनीसन है वो क्या होती है। तो जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है,
जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है यानी Q आवेश दिया जाता है तो आवेश देने में वहाँ पर कुछ कार्य भी करना पड़ता है। तो जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है वही कार्य, और इसे ही कहते हैं संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। आवेशी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा इसे ही कहा जाता है। तो ये जो डिफिनीशन है ये आपको दोनों विधियों में लिखनी है। फिर हम देखेंगे फर्स्ट, यानी जो पहली हमारी विधि है फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, और दोनों विधियों में से आप किसी एक से कर सकते हैं, लेकिन जो डिफिनीशन है वो आपको दोनों में लिखनी होगी। आप किसी भी विधि से कर रहे हैं, ऊपर वाली जो डिफिनीशन है वो सेम रहेगी। क्या कि किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो उसको आवेश देने में कुछ कार्य करना पड़ता है जो संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और यही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें कि क्या है, ग्राफ में इधर डिनोट करते हैं V को यानी कि विभवांतर, और यहाँ पर होगा हमारा Q। और ये किस प्रकार से होता है, ये उस प्रकार से होता है कि किसी संधारित्र की धारिता अगर C फैरेड है तो उसे Q कूलाम देने पर उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर V होता है, तो V बराबर Q/C। और हमने जब आपको पढ़ाया था वैद्युत धारिता के बारे में तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि V प्रोपोर्शनल Q, यानी V और Q में ही संबंध होता है। ये जो C आया था ये कांस्टेंट के रूप में था, ये वहाँ पर कांस्टेंट था। तो यहाँ पर जो मेन रिलेशन होता है वो V और Q के बीच में ही होता है, विभवांतर और आवेश के बीच में ही होता है। तो कांस्टेंट का हम कोई ग्राफ नहीं बनाते हैं, हम यहाँ पर V और Q का ही ग्राफ बनाएंगे, उसी को यहाँ पर डिनोट करेंगे। तो ये हो गया हमारा बिंदु O और A, ये हो गया B। तो इसीलिए V बराबर Q/C। तो यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर जो 1/C है वो कांस्टेंट का कार्य करता है। V और Q के बीच ही हम ग्राफ खींचेंगे तो वहाँ पर हमको क्या मिलता है, ग्राफ में हमको एक सरल रेखा मिलती है। ये जो सरल रेखा बनी हुई है यही सरल रेखा हमको मिलती है V और Q के बीच में ग्राफ खींचने पर। तो संधारित्र को Q आवेश देने में जो किया गया कार्य है वो क्या होता है, वह इसके क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी ये जो घेरा गया क्षेत्रफल है इसके ही बराबर होता है क्या, उसको आवेश देने में किया गया कार्य। और ऊपर हमने परिभाषा में पढ़ा तो कि किसी आवेशित चालक को आवेश देने में जो कार्य किया जाता है वही उसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो ये जो कवर्ड यहाँ पर एरिया है, कवर्ड क्षेत्रफल है, इसका अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें तो हम कार्य निकाल लेंगे, यानी हम स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे जो उसमें संचित है। तो ये एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है OAB, जिसका आधार क्या है OB, जिसका मान है Q, और ऊंचाई है BA। तो ऊंचाई क्या होगी यहाँ पर, तो ऊंचाई होगी Q/C। Q/C ऊंचाई होगी यहाँ पर। तो अब क्या होगा, अब हम लगाएंगे यहाँ पर फार्मूला, यानी कि वही जो कार्य होगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में यहाँ पर संचित होगा। U बराबर त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, यानी इसका जो क्षेत्रफल होगा वही होगी स्थितिज ऊर्जा। तो U बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पर U बराबर 1/2, आधार कितना है, आधार है OB इंटू ऊंचाई है AB। तो 1/2 इंटू Q इंटू आ जाएगा Q/C, यानी कि U बराबर हो जाएगा 1/2 Q²/C। या ये हमको मिला यहाँ पर, जो कि होगा जूल में, क्योंकि कार्य भी होता है जूल में, तो जो स्थितिज ऊर्जा है वो भी जूल में होगी। अब यहाँ पर Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है CV। Q बराबर होता है CV। तो जहाँ पर Q दिया हुआ है वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम CV रखेंगे। तो ये होगा C²V²/C। तो एक C से एक C यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा यहाँ पर 1/2 CV²। तो ये हमको मिला। तो दो फार्मूले हमको यहाँ पर देखने को मिले, एक Q के पदों में है और फिर एक में आ जाता है V, यानी एक V के पदों में एक Q के पदों में। तो दोनों को समराइज करके एक साथ हम लिखेंगे यहाँ पर। तो फाइनल फार्मूला हमको मिलेगा, इसके दो फार्मूले मिलेंगे, दोनों पदों में हम एक साथ लिखेंगे 1/2 Q² बराबर 1/2 CV²। तो ये हमको फाइनल फार्मूला मिला, जो कि है आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर। तो दो फार्मूलों का यहाँ पर क्या मतलब है, एक तो है Q के पदों में, एक है Q के पदों में
और दूसरा है v के पदों में। यानी इसका यूज जब हम न्यूमेरिकल में करेंगे, तो जब न्यूमेरिकल में इसका हम यूज करेंगे तो अगर हमको q और c दिया है तो हम स्थितिज ऊर्जा इस फार्मूले से निकालेंगे q वाले से, और जब हमको किसी संधारित्र की धारिता और विभवांतर दिया हुआ तो हम इस फार्मूले से निकालेंगे। तो यही फार्मूला होता है। तो ये एक विधि से हमने, यानी कि ग्राफ विधि से हमने यहाँ पर ये डेरिवेशन किया है और ये फार्मूला हमने प्राप्त किया है। तो यही सेम फार्मूला उससे भी निकलेगा जो इसकी अन्य विधि है, जो कि डेरिवेशन वाली विधि है। तो उससे अब देखते हैं, छोटा सा डेरिवेशन उससे भी देखने को मिलेगा और सेम फार्मूला हमको यहाँ पर प्राप्त होगा। तो चलिए देखते हैं इसकी जो सेकंड विधि है। तो इसकी दूसरी विधि जो है कि है इंटीग्रेशन प्रोसेस से, यानी कि समाकलन विधि से। तो इसमें क्या, संधारित्र की धारिता C हमको माननी है और संधारित्र को आवेशित करने की प्रक्रिया में किसी क्षण संधारित्र पर आवेश कितना है, यहाँ पर Q डैश लेंगे और प्लेटों के बीच विभवांतर V डैश। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, V डैश बराबर Q डैश अपान C, ये यहाँ पर हमको मिल गया। फिर क्या करेंगे, अब संधारित्र को और आगे यानी कि अनंत सूक्ष्म आवेश dq देने में किया गया कार्य, यानी यहाँ पर हम सूक्ष्म आवेश देंगे dq आवेश देने में जो कार्य किया जाएगा वो होगा dw बराबर v इंटू क्यू, यानी कि विभव इंटू आवेश। तो यहाँ पर विभव होगा v डैश और इंटू आवेश जो दिया गया सूक्ष्म आवेश dq यहाँ पर दिया गया है। अब v डैश की जगह dw बराबर v डैश की जगह मान रखेंगे q डैश अपान c इंटू यहाँ पर रखेंगे dq। अब क्या करेंगे, संधारित्र को शून्य से q आवेश देने में किया गया कुल कार्य। तो यहाँ पर एक डेरिवेशन प्रोसेस निकलेगा, यानी कुल कार्य w बराबर क्या होगा 0 टू q dw। तो यहीं पर dw में हम मान रखेंगे, यहाँ पर इसका मान पुट करेंगे जो हमने ऊपर निकाला हुआ है। तो ये यहाँ पर लिमिट 0 टू q क्या हो जाएगा q डैश dq, और ये है कांस्टेंट तो ये आ जाएगा बाहर, यानी 1/c कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। और डेरिवेशन प्रोसेस से यहाँ पर क्या हो जाएगा w बराबर 1/c, और ये यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लिमिट लगाएंगे, यानी कि q डैश स्क्वायर अपान 2 लिमिट 0 टू q। तो ये लिमिट हमको यहाँ पर लगानी है। पहले जो q डैश का जो समाकलन होगा, तो ये मान लीजिए तो n की पावर 1 है, तो n की पावर 1 + 1/1 ये होता है जो इंटीग्रेशन है वो। तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन का नॉलेज होना भी ज़रूरी है। पहले भी कई जगह हम इंटीग्रेशन का उपयोग देख चुके हैं, समाकलन का उपयोग देख चुके हैं। तो ये भी जो क्लास है ये चैप्टर ऑलरेडी चल रहा है हमारे चैनल पर, तो आप देख सकते हैं वहाँ से भी, और समाकलन आपके कोर्स में भी है तो आप वहाँ से भी आपने पढ़ा होगा, तो उसी का यूज यहाँ पर करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर लिमिट लगानी है। तो लिमिट के लिए क्या करेंगे, w बराबर 1/c, और यहाँ पर जब हम लिमिट लगाएंगे तो ये आ जाएगी q स्क्वायर अपान 2। तो ये हो जाएगी q स्क्वायर अपान 2c, यहाँ पर हमको मिलेगा। और फिर वही q की जगह क्या रखेंगे, q की जगह c भी रखेंगे। तो दोनों फार्मूले वही वाले फाइनल हमको प्राप्त हुए समराइज करने के बाद, जो कि, और यही w यहाँ पर बदल जाएगा u पर, u में। तो u बराबर 1/2 q स्क्वायर बाई c बराबर हाफ cv स्क्वायर। सेम फार्मूला जो ऊपर प्राप्त हुआ था वो यहाँ पर हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ। जो विधि आपको सरल लगे, जो प्रोसेस आपको सरल लगे करने में, तो दोनों में से आपको कोई एक विधि ही करनी है। दोनों विधियाँ आपको एक साथ नहीं करनी है अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो। इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। और इसमें थोड़ी सी चीज़ें बची हुई हैं, यानी कुछ कंडीशंस हैं तो जिनके हमको डायरेक्ट फार्मूले याद रखने हैं, तो वो भी देख लेते हैं। यानी कि क्या होगा जब हम प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टी रख दें, यानी कोई परावैद्युत पट्टिका है उसको जब रख दें, तो हमारा जो फार्मूला है वो cv स्क्वायर ये दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये यहाँ पर कि c की जगह कोई अगर परावैद्युत आ जाए तो फिर हो जाएगा u बराबर हाफ kc v स्क्वायर। और यहाँ पर हम, यानी कि जो c है धारिता है, कोई परावैद्युत पट्टिका रख दें तो वो धारिता हो गई क्या kc0 वहाँ पर क्या हो गई, धारिता हो गई, यानी k गुना हो गई, c0 से बढ़कर kc0 हो गई। तो क्या करेंगे, और यहाँ पर इसको मान लेते हैं हम v0। तो u बराबर हाफ kc0 v0 स्क्वायर।
तो के बाहर कर लेंगे और इतना मिलाकर क्या हो गया, तो ये बना हाफ सी वी स्क्वायर, जो कि है यू नाट का फार्मूला, क्योंकि यू नाट होता है हाफ सी नाट वी नाट स्क्वायर। तो ये बन जाएगी यहाँ पर एक रिलेशन, केवल हमको यहाँ पर निकालना है, इसमें कुछ है नहीं, u बराबर के यू नाट, यानी जब हमको परावैद्युत दिया हो और एक संधारित्र की जो जिसमें कि परावैद्युत नहीं रखा हुआ है या वायु परावैद्युत है, तो उसकी अगर स्थितिज ऊर्जा दी हुई है तो हम डायरेक्ट इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। और इसी के साथ एक और फार्मूला बनता है जो कि होता है u बराबर यू नाट अपान के। और ये फार्मूला किस स्थिति में बनता है, तो ये फार्मूला तब बनता है जब संधारित्र को आवेशित करने के पश्चात बैटरी को हटा दिया जाता है और के परावैद्युतांक वाले पदार्थ की पट्टी प्लेटों के बीच रखी है, तो संधारित्र पर संचित आवेश क्यू नाट ही बना रहता है। तब संधारित्र की ऊर्जा क्या होती है, यू नाट अपान के हो जाती है, यानी इस दशा में जो आवेशी संधारित्र की ऊर्जा है वो घट जाती है। तो ये दो स्थितियां हैं, ये सेकंड नंबर और ये फर्स्ट नंबर। तो ये कब होता है, ये तब होता है जब बैटरी उनके बीच में जुड़ी हुई होती है और प्लेटों के बीच विभवांतर वी नाट नियत रहता है, यानी वी नाट नियत रहता है इस स्थिति में, और जो संधारित्र की धारिता है सी नाट से बढ़कर के सी नाट हो जाती है। और जब बैटरी हटा ली जाए तो ये कंडीशन होती है बैटरी जोड़ने पर, बैटरी जोड़ने पर, और ये वाली कंडीशन होती है बैटरी हटाने पर, बैटरी हटाने पर। तो दो कंडीशंस हैं इसी स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड, तो इनको हमको याद रखना है। अब हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक जो कि है आवेशी समांतर पट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। तो यहाँ पर एक फार्मूला निकलता है जिसका उपयोग हमको आगे न्यूमेरिकल्स में देखने को मिलेगा, जो कि ऊर्जा घनत्व का फार्मूला है। तो यहाँ पर हम जानेंगे ऊर्जा घनत्व का फार्मूला किस प्रकार से निकालना है, छोटा सा एक डेरिवेशन है उसको हम देखेंगे। उसके बाद जो थ्योरेटिकल पोर्शन है इस यूनिट का वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो कोई समांतर प्लेट वायु संधारित्र है जिसकी आवेशित प्लेट का पृष्ठ क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर है। a मीटर स्क्वायर क्या दिया हुआ है, पृष्ठ क्षेत्रफल, और प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी d मीटर दी हुई है। तो धारिता क्या होगी, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला पढ़ा था हमने, C बराबर एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, और धारिता क्या में होगी, फैराड में होगी। यहाँ पर फैराड नहीं लिखे नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि F कहाँ से आ गया। तो अब क्या है, यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता है, और संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर क्या है, V है। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा, तो ऊर्जा का फार्मूला अभी हमने पढ़ा है, स्थिर ऊर्जा U बराबर क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, और ये जो C का मान है ये इस जगह यहाँ पर हमको पुट कर देना है, यानी U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट A अपान डी और V स्क्वायर, और ये स्थिर ऊर्जा है तो ये होगी अभी जूल में। अब हमको क्या करना है, हमको प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला लगाना है, और फार्मूला यहाँ पर वो वाला नहीं लगेगा, यहाँ पर फार्मूला जो संधारित्र से रिलेटेड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है वो हमको लगाना है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला E बराबर V अपान डी। तो यहाँ से V क्या हो जाएगा, V बराबर ई डी, और यही V का मान हमको यहाँ पर पुट करना है V स्क्वायर की जगह। तो U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट A अपान डी इंटू ई स्क्वायर डी स्क्वायर, क्योंकि V स्क्वायर है ना ऊपर, तो V की जगह हमने ई डी यहाँ पर पुट कर दिया। तो एक D से एक D यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और हमको मिलेगा क्या, यहाँ पर हमको मिलेगा U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट A ई स्क्वायर डी। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको एक प्रॉपर वे में लिखेंगे, यानी एक साथ लेकर जो इसका आयतन है उसको एक साथ कर लेंगे। तो आयतन बराबर क्या होता है, आयतन होता है क्षेत्रफल इंटू, यानी क्षेत्रफल में एक और डायमेंशन का अगर हम, जैसे किसी का आयतन है, आयतन बराबर भुजा क्यूब, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो इसी प्रकार से यानी अगर उसके क्षेत्रफल में एक और डायमेंशन का हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी दूरी का और मल्टीप्लाई कर दें, तो वो बन जाता है आयतन। तो इसीलिए उसी फॉर्म में हमको यहाँ पर इसको अरेंज करना है, यानी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ए डी एक साथ हमने ब्रैकेट में लिख दिया। ए है क्षेत्रफल, डी है यहाँ पर प्लेटों के बीच की दूरी, तो ये ए डी क्या बन गया, ये बन गया आयतन।
तो प्लेटों के बीच जो स्पेस है उसका आयतन है AD मीटर क्यूब। AD मीटर क्यूब आयतन है, तो प्रति एकांक आयतन की जो ऊर्जा है, ऊर्जा घनत्व का फार्मूला यहाँ पर हमको लगाना है। तो अब क्या, ये तो हमारी अभी तक क्या चल रही थी, स्थितिज ऊर्जा। अब क्या है, हमको प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा यानी ऊर्जा घनत्व का जो फार्मूला है वो लगाना है। तो ऊर्जा घनत्व को डिनोट करते हैं, ये है ऊर्जा घनत्व स्मॉल u से, और ये जो कैपिटल U से डिनोट कर रहे हैं हम, ये है स्थितिज ऊर्जा। ये है जो वैद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा यानी स्थितिज ऊर्जा। तो ये कैपिटल U से डिनोट है, ऊर्जा घनत्व तो स्मॉल u से डिनोट किया गया है। तो स्मॉल u बराबर होता है कैपिटल U अपॉन AD। तो अब क्या करेंगे, कैपिटल U का ये जो मान है यहाँ पर पुट कर देंगे। तो स्मॉल u बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ब्रैकेट में AD अपान में AD। तो ये इस AD से ये वाला AD यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल फार्मूला हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, फाइनल फार्मूला हमको मिलेगा यहाँ पर स्मॉल u बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यही होता है ऊर्जा घनत्व। तो कब, आवेशी संधारित्र पट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। और अगर यहाँ पर के परावैद्युतांक का माध्यम दिया हुआ है तो यही फार्मूला बन जाता है 1/2 k एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो कहीं पर अगर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है, परावैद्युतांक का मान दिया हुआ है, तो हम वहाँ से ऊर्जा घनत्व निकाल सकते हैं। ये किसका फार्मूला है, ऊर्जा घनत्व का फार्मूला है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक भी जो कि था वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का, ये भी हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे उनको अच्छी तरीके से सॉल्व किया, अच्छी तरीके से पढ़ा उनके बारे में, जैसे कि वान डे ग्राफ जनित्र हो गया, आवेशी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा हो गई, और वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व हो गया। तो इस प्रकार से ये जो यूनिट है इसका लगभग मोस्टली जो थ्योरेटिकल पोर्शन है ये हमने कंप्लीट कर लिया। अगर कुछ भी हमने अपनी नज़र में छोड़ा नहीं है। अगर आपको अभी भी लगता है कि कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया, या कोई भी टॉपिक छूटा हुआ है, तो आप कमेंट कर सकते हैं और हम बिल्कुल उस टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर करेंगे। और कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है तो उसको भी हम अच्छी तरीके से आपको दोबारा बताएंगे। और जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, तो जब हम न्यूमेरिकल पूरी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद एक डाउट सेक्शन का वीडियो भी हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, जिसमें कि आपके डाउट्स होंगे। कोई भी अगर टॉपिक आपको समझ में नहीं आता आप उसको कमेंट कीजिए, कोई भी न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आता हमारे बताने के बाद तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हैं। वो न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन नंबर है वो आप कमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ से हम उसको अपने डाउट सेशन में लेंगे और अच्छी तरीके से आपको समझाते हुए चलेंगे, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, कोई भी डेरिवेशन करने में, किसी भी डेफिनेशन में। तो आप अच्छी तरीके से इस तरीके से पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे एक नई क्लास में और न्यूमेरिकल्स के साथ। तो आपका जो कार्य है वो इतना रहेगा कि आप जो इसके फॉर्मूले हैं वो आप रिवाइज करिएगा, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर जब हमको फॉर्मूले अच्छी तरीके से लर्न होंगे तो हम न्यूमेरिकल को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। वैसे हम उसका जो सारे न्यूमेरिकल्स हैं उनका क्विक रिवीजन भी करेंगे, और जो फार्मूलों की PDF होगी जिसमें सभी फार्मूले लिखे हुए होंगे तो वो भी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, जैसे कि पिछली यूनिट्स में मिलती रही है। और जो न्यू एडिशन की बुक है 2020-21 उसकी भी जो PDF है न्यूमेरिकल्स की, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दी जाएगी। तो वहाँ से उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी किसी भी एडिशन की बुक से मैच कर सकते हैं कि कौन कौन से न्यूमेरिकल हमारी नई बुक के अनुसार उसमें दिए हुए हैं। तो इस तरीके से आपको इतना कुछ करना है। बाकी अगली क्लास में हम आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे और फार्मूले भी बताएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।